हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, अपनी तैयारी भी अच्छे ही से ही कर रहे होंगे। और आज इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2020, यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। जी हाँ, जिसका एक्ट नंबर है आपके लिए देखिए 32 और 19 जून 2012 को राष्ट्रपति की परमिशन मिली है और 14 नवंबर 2012 से ये प्रभावी है। जी हाँ, 19 जून 2012 को राष्ट्रपति की परमिशन मिल चुकी है प्रेसिडेंट की और ये एक्ट बन चुका है और 14 नवंबर 2012 से ये संपूर्ण भारत में जो है लागू हो चुका है। ठीक है, साथ ही साथ इस अधिनियम के अंदर जो है 9 चैप्टर्स हैं और 46 जो है इसमें धाराएं हैं। तो 9 अध्याय हैं, 46 धाराएं हैं। ज़्यादा बड़ा अधिनियम नहीं है बट बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिलहाल 19 जनवरी को जो आप लोगों का राजस्थान एपीओ होने वाला है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा और साथ ही साथ जो यूपी जुडिशरी स्टूडेंट दे रहे हैं उनके लिए यूपी जुडिशरी में प्री प्लस मेंस में जीएस के अंदर आने वाला ये सब्जेक्ट है, एक्ट है। तो ये शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। इस अधिनियम का जो उद्देश्य है वो जो लैंगिक हमले हैं, जो सेक्सुअल असॉल्ट हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट है और जो पोर्नोग्राफी है, अश्लील साहित्य, उनके अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स की स्थापना से संबंधित और उन्हीं से संबंधित या उससे आनुषंगिक मतलब मिलते जुलते विषयों के उपबंध करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। तो किसी भी एक्ट का देखिए उद्देश्य जो आपको पता होना चाहिए। तो इस अधिनियम में क्या है, इन सारी चीज़ों से बच्चों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, उनका विचारण करना, उनका विचारण स्पेशल कोर्ट्स के अंतर्गत किया जाएगा और उससे संबंधित अन्य आनुषंगिक जो मैटर्स, मिलते जुलते जो मैटर्स होंगे उनके बारे में प्रोविजन करना इस अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान है। और कहाँ से यह जो एक्ट है ये बना कैसे है, तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 है वो यह कहता है कि राज्य जो है महिलाओं और बच्चों के संबंध में विधि बना सकती है। हालांकि आर्टिकल 15 में बात कही गई कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो है राज्य डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। बट वहीं आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 यह भी कहता है कि वो बच्चों और महिलाओं के लिए अलग से लॉ बना सकता है। तो ये जो बच्चों के लिए एक्ट बना हुआ है, तो आखिर ये इस एक्ट को प्रोटेक्शन कहाँ से मिली, किस बेस पर बनाया गया है, तो आर्टिकल 15 के क्लॉज 3 के अंतर्गत किए हुए बंदों के साथ ही एम्पावर्ड होकर स्टेट ने इस एक्ट को जो है बनाया है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बच्चों के सर्वोत्तम हितों की सुरक्षा करने के लिए भी भारत जो है संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने कुछ अधिकारों को एक्सेप्ट किया था, जिनको भारत सरकार ने तारीख 11 दिसंबर 1992 को एक्सेप्ट किया है। साथ साथ यहाँ पर सारी चीज़ें ये हैं कि बच्चों की गोपनीयता, उनकी शारीरिक प्रगति, हर चीज़ को देखते हुए, उनके एजुकेशन, हर चीज़ को देखते हुए इस अधिनियम को जो है बनाया गया है। अब आइए हम शुरुआत करते हैं अधिनियम से। देखिए, आप जानते हैं कि हर एक्ट का जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो उसका शोर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट की बात करता है। तो हमारे इस पॉक्सो एक्ट का सेक्शन फर्स्ट भी यही बात कर रहा है। तो इस अधिनियम का देखिए संक्षिप्त नाम क्या होगा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 इसका नाम है। इसका विस्तार देखिए संपूर्ण भारत पर है, क्योंकि यह संपूर्ण भारत पर कब से हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से, क्योंकि उससे पहले जम्मू कश्मीर पर इनका विस्तार नहीं था। ठीक है, उसके बाद यह लागू कब होगा, जब केंद्र सरकार गजट में नोटिफाइड कर देगी। तो नोटिफाइड के लिए मेन डेट क्या थी, 14 नवंबर 2012, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 19 जून को राष्ट्रपति की कंसर्न थी और 14 नवंबर को जो है ये पास हो गया था, ठीक, मतलब लागू हो गया था। सेक्शन 2 अब बात करता है डेफिनेशन क्लॉज की। यहाँ पर आइए देखते हैं अब इसमें कि डेफिनेशन क्लॉज के अंतर्गत किन किन वर्डों को जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया है और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि आखिर कौन कौन से वर्ड जो हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, सबसे पहले इन्होंने पूछा है ये 2A के अंतर्गत जो वर्ड डिफाइन किया गया है यहाँ पर वो है एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंस असॉल्ट, यानी कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। तो यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा लिख लिया कि इस शब्दावली का मीनिंग वही होगा जो सेक्शन 5 के अंतर्गत दिया हुआ है। 2A में अब आपको ध्यान रखना है
क्या डिफाइन किया गया है, यानी कि 2A में तो आपका एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट को डिफाइन किया गया है। 2B में जो है वो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असोल्ट को ओनली डिफाइन किया गया है। तो ये आपका क्या हो गया, इसमें आपका कौन सा वाला शामिल है, पेनिट्रेटिव वर्ड को जो है इसमें यहाँ से ये अलग है, उसमें पेनिट्रेटिव यूज़ किया गया, इसमें नहीं किया गया, ओनली आपका एग्रेवेटेड जो है सेक्सुअल असोल्ट है। ये इसका मीनिंग वही होगा जो सेक्शन 9 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा 2C। 2C में डिफाइन किया गया है सशस्त्र बल या सुरक्षा बल क्या माने जाएंगे, आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इनके कहने का मतलब है कि इनसे मतलब संघ के जो सशस्त्र बल हैं या यहाँ अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षा बल या पुलिस बल जो है वो सशस्त्र बल या सुरक्षा बल माने जाएंगे। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड 2D के अंदर चाइल्ड शब्द। तो इस अधिनियम के अंतर्गत कितने एज तक के बच्चों को शिशु माना गया है, तो जिनकी एज कितनी है 18 वर्ष से कम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। कहाँ पर डिफाइन किया गया बालक को, 2D के अंतर्गत। ठीक है, और साथ ही साथ कितनी एज तक के बच्चे को व्यक्ति को बालक माना, 18 साल से कम उम्र को। उसके बाद नेक्स्ट आता है DA, जिसको कि हमारे यहाँ पर इंक्लूड किया गया था 2019 के द्वारा। ये संशोधन भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि DA को जो ऐड किया गया था मेन उसमें नहीं किया गया है, 2019 से किया गया है। और यहाँ पर इसमें क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, यानी कि बालक संबंधी अश्लील सामग्री, यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी वर्ड को इंक्लूड किया गया कि किन चीज़ों को हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी में शामिल कर सकते हैं। तो देखिए ये कह रहे हैं कि बच्चे को संलिप्त करते हुए, यानी कि किसी बालक को उसमें शामिल करते हुए लैंगिक संबंध बनाने के आचरण का कोई भी दृश्य चित्रण पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आएगा, जिसमें क्या क्या शामिल होगा, फोटो, वीडियो, डिजिटल या कंप्यूटर जनित ऐसी आकृति जो वास्तविक बच्चे के समान लगे और सृजित, रूपांतरित या परिवर्तित हो, किंतु बालक का चित्र प्रतीत होने वाली आकृति भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी किसमें मानी जाएंगी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत हैं, जो आने वाली हैं। ऐड हुआ था 2019 में, चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है हमारा 2E, जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात करते हैं कि आखिर घरेलू संबंध जो वर्ड इस अधिनियम में यूज़ होगा उसका मीनिंग क्या होगा। तो देखिए घरेलू संबंध का अर्थ वह है जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हम पढ़ते हैं, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, उसकी धारा 2 के खंड 6 में जो डिफाइन किया गया है, ठीक है, वही जो है डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा 2F के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा 2F जो बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि प्रवेशन लैंगिक हमला का मीनिंग वो होगा जो हम सेक्शन 3 में पढ़ेंगे। तो वहाँ उन धाराओं के साथ आपको ये दोनों चीज़ें जो है शामिल करनी है। विहित शब्द का मतलब है कि इस एक्ट में, यानी कि विहित को हमारा डिफाइन किया गया 2G के अंदर, और विहित से मतलब है इस अधिनियम में जो रूल्स दे रखे हैं, जो रूल शामिल है उनको विहित माना गया है। नेक्स्ट है धार्मिक संस्था, यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूट 2H में डिफाइन किया गया है। धार्मिक संस्था का मतलब है कि जो धार्मिक संस्था दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 में दिया हुआ है वही मीनिंग यहाँ पर होगा। सेक्सुअल असॉल्ट जो कि 2I में दिया हुआ है, ठीक है, 2I इंग्लिश में बोलेंगे का मीनिंग धारा 7 में दिया हुआ है। सेक्सुअल हरेसमेंट जो कि आपका दिया हुआ है 2J के अंदर, इसका वही मीनिंग होगा जो सेक्शन 11 में है। तो ये चीज़ें देखिए इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ आपको 2 चीज़ें शामिल करनी होगी, धारा 7 को भी इंक्लूड करके करना होगा, I को भी, धारा 11 को भी इंक्लूड करना होगा और J को भी करना होगा। उसके बाद है शेयर्ड हाउस होल्ड, साझी गृहस्थी मतलब से क्या तात्पर्य है, तो साझी गृहस्थी से तात्पर्य है जहाँ अपराध से आरोपित व्यक्ति, जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है वो बालक के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है, किसी समय पर रह चुका है, मतलब वो अभी या तो प्रेजेंट में रह रहा है या ऐसे पास्ट में जो है रह चुका है, वो व्यक्ति जो है शेयर्ड हाउस होल्ड कहलाया जाएगा। उसके बाद आता है स्पेशल कोर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशल कोर्ट आपका 2L में डिफाइन किया गया है इसको, और ये साझी गृहस्थी टे और यानी इंग्लिश में इसको हम के अकॉर्डिंग आएगा। और ये जो स्पेशल कोर्ट है सेक्शन 28 में इंक्लूड किया गया है, और वही स्पेशल कोर्ट्स होगा 2L में, यानी कि 8 में इसको डिफाइन किया गया है
नेक्स्ट आता है विशेष लोक अभियोजक सेक्शन 32 में, यानी कि मेनली यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं आपके वो सारे इन्होंने सीधी बात कही, वो सेक्शन में जो मीनिंग है वही मीनिंग इनका यहाँ पर होगा, यानी कि स्पेशली इन सेक्शंस में इनको इंक्लूड किया गया है। तो जितने भी ये आपके वर्ड हैं ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आपकी सबकी ये आपको वर्डिंग पता होनी चाहिए। विशेष लोक अभियोजक कौन है? जो सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है और 2M में इसको डिफाइन किया गया है डे में। नेक्स्ट आता है धारा 2 का सबसेक्शन 2, जो कहता है उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, बट यहाँ पर सेक्शन 2 में उनको डिफाइन नहीं किया गया है। तो अब उन शब्दों का हम क्या मीनिंग लेंगे? तो देखिए अभी तक हमारे इस अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ है, तो अब तक इसका मीनिंग हम वही लेते थे जो भारतीय दंड संहिता में है और दंड प्रक्रिया संहिता में है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में परिभाषित है, वही अर्थ होगा। तो आपको चारों एक्टों के नाम यहाँ पर जो है याद रखने हैं। इन चारों अधिनियमों में संहिताओं में उस शब्द को जिस रूप में डिफाइन किया गया है वही मीनिंग यहाँ पर होगा। अब देखिए बस अंतर कितना, अगर आप BNS पढ़ेंगे तो वहाँ पर केवल आपका सेक्शन 10 जो हो गया है सेक्शन 2 में आ गया डेफिनेशन क्लॉज 39 वर्ड को डिफाइन किया गया, बाकी सब चीज़ें वहाँ पर देखिए सेम है। अब मानो यहाँ पर इस अधिनियम में एक्ट शब्द को तो डिफाइन नहीं किया गया, अगर मानो यहाँ पर कहीं एक्ट शब्द आता है तो इसका मीनिंग क्या होगा? जो आपके BNS के अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा जो है चैप्टर 1 के अंतर्गत चैप्टर 1 में आपके 2 सेक्शन दिए हुए हैं जो प्रिलिमिनरी के अंतर्गत आता है। पहला संक्षिप्तना, विस्तार और प्रारंभ, और दूसरा आपका डेफिनेशन क्लॉज। अब उसके बाद आता है हमारा चैप्टर 2 जिसका नाम है, चैप्टर 2 का नाम है हमारा सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन। बच्चों के विरुद्ध जो लैंगिक अपराध होंगे उनके बारे में प्रावधान किया गया है यहाँ पर चैप्टर 2 के अंतर्गत, जो शुरू होता है आपका सेक्शन 3 से, ठीक है। यहाँ पर अब आपको देखिए साथ के साथ ये भी देखना है कि इसमें अलग अलग तरीके के जो है आपको अपराध देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि आपका शुरू होगा 3 से लेकर के 12 तक, 3 से 12 तक जो आप सेक्शन देखने वाले हैं। कहाँ तक चलेगा ये आपका? 3 से 12 तक। इसमें अब अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहला जो क्लॉज है आपका वो बात करता है प्रिवेशन, लैंगिक हमला और उसके लिए दंड, यानी कि बच्चों के अगेंस्ट जो सेक्सुअल ऑफेंसेस है उनमें कौन कौन से ऑफेंसेस शामिल होंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका शामिल होगा प्रिवेशन, लैंगिक हमला और उसके लिए दंड, ठीक है। यानी कि आपका ए पोर्शन में होगा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर, उसके लिए दंड, यानी कि जो हमारा सेक्शन 3 में ही आपका 3 और 4 में दिया हुआ है इसके लिए पनिशमेंट। नेक्स्ट है कौन सा होगा हमारा गुरुतर प्रिवेशन, लैंगिक हमला और उसकी पनिशमेंट के लिए सेक्शन 5, और हमारा कौन सा बात करेगा उसकी पनिशमेंट के लिए सेक्शन 6 रहने वाला है। उसके बाद फिर ओनली सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पनिशमेंट, जो जो चीज़ें आपने पहले पढ़ चुके हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ये आपका 7, 8 आएगा। उसके बाद गुरुतर लैंगिक हमला 9 में आएगा और आपके देखिए 10 में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लास्ट पार्ट लैंगिक उत्पीड़न और उसके लिए दंड 11 और 12। यहाँ पर आपका यही चैप्टर 2 फिनिश हो जाता है। तो शुरुआत से देखते हैं पहले पोर्शन से। पहला वाला जो है हमारा यहाँ पर जो शुरू होता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एंड पनिशमेंट देयरफॉर, ठीक है। तो यहाँ हम सेक्शन 3 में देखिए आपको मेनली इतना ध्यान रखना है कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को सेक्शन 3 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है। इसके सर्कमस्टेंसेस आप 4 देख सकते हैं। जो चारों सर्कमस्टेंसेस हैं अगर ये परिस्थितियाँ मानी जाएंगी तो ही सेक्सुअल असॉल्ट जो है माना जाएगा, अदरवाइज इन चारों कंडीशंस के से अलग चीज़ें आती हैं तो वो प्रिवेशन, लैंगिक हमला नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इसके लिए आती है पनिशमेंट। देखिए पनिशमेंट दी हुई है कि सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पनिशमेंट कितनी होगी। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन यहाँ पर देखिए कितनी दी हुई है हमारी। यहाँ पर 3 सबसेक्शन आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे जो अलग अलग कंडीशन में होंगे। ये सीधा कह रहा है कोई भी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगर करेगा तो यहाँ पर कोई एज नहीं दी हुई है। सीधा बात की गई है कि वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, किंतु आजीवन कारावास तक की और जुर्माना। लेकिन अगर वो 16 वर्ष से कम आयु के बालक पर इस प्रकार का पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो कारावास 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का
हो सकता है और जुर्माना भी होगा। और यहाँ पर शेष प्राकृत जीवन वर्ड इंक्लूड कर लिया गया, यहाँ पर नहीं है। सब सेक्शन 3 यहाँ पर बात करता है कि जुर्माना जो होगा वो न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा, क्योंकि जो पीड़ित होगा उसकी जो मेडिकल खर्चे होंगे, रिहेबिलिटेशन होगा, वो उन्हीं फाइन से ही निकाला जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 4 तक हो गया। तो आपको सबसे मेन चीज़ है यहाँ पर सेक्शन 3 का टाइटल याद होना चाहिए, और प्रिवेशन लैंगिक हमला यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट किस सेक्शन में दिया गया 3 में। और उसके लिए सबसे मेन हमारे लिए प्री में आती है पनिशमेंट। आपसे पूछा जाएगा कि पनिशमेंट कहाँ दी हुई है और कितनी दी हुई है। अगर 16 वर्ष से कमाई के बच्चे के साथ प्रिवेशन लैंगिक हमला होता है तो कितनी पनिशमेंट होगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी है। तो प्लीज़ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सेक्शन 4 तक हम कल कर चुके थे, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वाला पोर्शन। आज शुरू करेंगे एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पॉक्सो एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि खासकर देखिए 19 जनवरी जो राजस्थान एपीओ देने वाले हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। और अपकमिंग जो भी यूपी जुडिशरी का एग्जाम होगा उसमें प्री प्लस मेन दोनों में जीएस के पर्पस इन एक्टों को इंक्लूड किया गया, जिसमें पॉक्सो एक्ट एक है, और साथ साथ और भी स्टेट्स के अंदर ये एक्ट आता है। और साथ ही साथ प्रैक्टिकली लाइफ में भी इस एक्ट की बहुत महत्वता है। तो इसीलिए आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। बट यहाँ पर हम पूरा डिक्टो नहीं करा रहे हैं आपको, बट यहाँ पर हम मेनली इस वीडियो में हम वो चीज़ें बताएंगे जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आने वाली हैं। ठीक है, तो देखिए सेक्शन 5 में जो आपका गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला दिया हुआ है, यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इस चीज़ को कहाँ पर है जो कि बताया गया है। सेक्शन 5 में गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के बारे में बात की गई है। बट ये सारी सर्कमस्टेंसेस आप ज़रूर रीड कीजिएगा एक बार। ठीक है, कौन सी परिस्थिति में ये चीज़ें मानी जाएंगी। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं सेक्शन 6 की, जो कि इसके पनिशमेंट की बात करता है। क्योंकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए वो ऐसा नहीं है, चीज़ हर एक इम्पॉर्टेंट है, बट यहाँ पर मेन जो आपका दिया हुआ है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट जो आप ये पढ़ रहे हैं, ये सेक्शन 2A में ही डिफाइन किया गया था। और अगर आप सेक्शन 2A देखेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई कि सेक्शन 5 में जो दिया हुआ है, तो आपको वो चीज़ें भी यहाँ से कनेक्ट हैं जो कि करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धाराओं में जो है गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमले के बारे में प्रावधान किया गया है। देखिए सेक्शन 2A में भी किया गया है, सेक्शन 5 में भी किया गया, और सेक्शन 6 में उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली प्री के पॉइंट ऑफ व्यू जो इंपॉर्टेंट है वो सजाएं ज़्यादा होती हैं, और थोड़ा सा हम सजा में कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट है उसके लिए पनिशमेंट जो है वो कठोर कारावास होगा। अब देखिए यहाँ पर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं चलने वाला है, यहाँ पर एक्ट नहीं खोल दिया है कि इस प्रकार के ऑफेंसेस में जो कारावास होगा वो कठोर होगा, जो मिनिमम 20 ईयर्स का होगा और मैक्सिमम आजीवन कारावास का होगा, जिसका मतलब है शेष प्राकृत जीवन जितनी भी लाइफ अब उसकी बची हुई है को यानी कि कारावास के अंदर ही कटेगी, और साथ ही साथ जुर्माने का भी दायी होगा या मृत्यु से दंडित होगा। अब देखिए यहाँ पर कितनी टफ पनिशमेंट है, मिनिमम 20 ईयर्स है, आजीवन कारावास भी हो सकता है, मृत्यु दंड भी हो सकता है। बट यहाँ पर अब उस एक्ट जो सामने वाले ने किया है उसके सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है कि वो कितना हीनियस क्राइम है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इन तीनों में से कोई भी एक पनिशमेंट जो है उसको दी जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि जो महिलाओं से संबंधित ऑफेंसेस होते हैं इनमें जो फाइन होता है वो महिलाओं के वो महिलाओं को ही दिया जाता है, उनके चिकित्सा के व्यय की कंप्लीट करने के लिए, उनके पुनर्वास के लिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन जो है 7, जो आपका बात करता है सेक्सुअल असोल्ट की। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल असोल्ट क्या होगा, सेक्शन 7 में इसको डिफाइन किया गया है। ध्यान से सेक्शन आपको देखने हैं। कभी कभी देखिए हम जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं वो ईजी से टफ लेवल की हमें करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से एग्ज़ाम जो है हमारा बन सकता है। ठीक, तो आप इसमें केस लिख लीजिएगा। ये सेक्सुअल असॉल्ट से संबंधित 2021 का केस है, सतीश रगड़े वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का। तो एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ, केस का नाम है सेक्शन 7, मतलब ये सेक्सुअल असॉल्ट से संबंधित है। सतीश रगड़े वर्सेस
महाराष्ट्र राज्य, आप लोग लिख लीजिएगा, 2021 का जो है केस है। तो देखिए यहाँ पर सेक्शन 7 में जो है सेक्सुअल असोल्ट को डिफाइन किया गया है, और साथ ही साथ सेक्सुअल असोल्ट के लिए जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 8 के अंदर दी हुई है। तो यहाँ पर सेक्सुअल असोल्ट के लिए पनिशमेंट कितनी होगी, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी, और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी, यहाँ पर जो कोई वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर ओनली मेल या फीमेल के लिए कोई चीज़ें इंक्लूड नहीं की गई हैं, यानी कि यह जो है यहाँ पर लिंग संबंधी भेदभाव का कोई भी एविडेंस आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जो भी आपने चीज़ें देखी हैं सब में जो कोई वर्ड यूज़ हुआ जिसमें किसी को भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेक्सुअल असोल्ट के लिए पनिशमेंट जो है 3 साल से कम नहीं होगी, किंतु जो कितनी हो सकती है 5 इयर्स तक की हो सकती है, यानी कि सेक्सुअल असोल्ट के लिए मिनिमम 3 इयर्स होगी और मैक्सिमम जो है 5 इयर्स होगी। प्लस इस प्रकार के सारे ऑफेंसेस में जो है जुर्माना मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एग्रेवेटेड सेक्सुअल असोल्ट। अभी ऊपर हमने दोनों सेक्शंस में क्या देखा था, वो देखा था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असोल्ट, यानी कि प्रवेशन लैंगिक हमला, गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला। अब यहाँ पर हम पेनिट्रेटिव वर्ड अलग हटा दिया है इन्होंने, यहाँ पर अब इंक्लूड कर लिया गया सेक्सुअल असोल्ट ओनली, सेक्सुअल असोल्ट और एग्रेवेटेड सेक्सुअल असोल्ट। सबकी कंडीशन आप एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एग्रेवेटेड सेक्सुअल असोल्ट के अंतर्गत वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शामिल की गई हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं सेक्शन 5 के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट हम सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एग्रेवेटेड सेक्सुअल असोल्ट की पनिशमेंट पढ़ेंगे, जो कि 5 साल से लेकर के आपकी 7 साल तक हो सकेगी और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडनीय होगा। नेक्स्ट अब आता तक था असोल्ट, अब आता है हरेसमेंट, सेक्सुअल हरेसमेंट, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें हमको लगता क्या है, इसमें हमें कुछ चीज़ें जो है सेम लगती हैं, बट यहाँ पर आपको देखना क्या है कि थोड़ी सी जो है माइंड अप्लाई करना है, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं आपका सेक्सुअल से रिलेटेड है। बट अभी तक सेक्शन जो आपने देखा 10 तक वो सेक्सुअल असोल्ट से संबंधित थी, पेनिट्रेटिव और एग्रेवेटेड, ठीक है, अलग अलग। बट यहाँ सेक्शन 11 से जो आप देख रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर चीज़ें आपका टॉपिक भी चेंज हो चुका है। ऊपर क्या था, सेक्सुअल असोल्ट आप पढ़ रहे थे, यहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल हरेसमेंट पढ़ेंगे और उनकी पनिशमेंट पढ़ेंगे। तो सेक्शन 11 में जो है आपका सेक्सुअल असोल्ट को जो है डिफाइन किया गया है। अब ये जो आपकी सेक्शन 11 में चीज़ें दी हुई हैं ये सारी सेक्सुअल असोल्ट के अंतर्गत सेक्सुअल हरेसमेंट के अंतर्गत आने वाली हैं। तो प्लीज़ एक बार ये चीज़ों की रीडिंग आप ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं, कभी कभी इनसे क्वेश्चन पुट अप हो जाता है। कैसे, जैसे ये आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाली जो चीज़ें हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल चीज़ों पर ही दिया जा रहा है, ठीक है। साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन कि इन चीज़ों में किसको शामिल किया गया है, कि कोई प्रश्न जिसमें आपका लैंगिक आशय अंतर्विष्ट तथ्य का प्रश्न होगा कि भाई सामने वाले व्यक्ति ने जो ये एक्ट किया है, क्या इसका इस प्रकार का एक्ट करने की इसकी इंटेंशन थी या नहीं थी, या जो है तथ्य का क्वेश्चन माना जाएगा, विधि का क्वेश्चन नहीं होगा। सेक्शन 12 में बात की गई है लैंगिक उत्पीड़न के लिए पनिशमेंट कितनी होगी। तो देखिए इसके लिए दंड है आपका 3 साल तक का ही हो सकेगा, इसमें एक ही पनिशमेंट दी हुई है, मैक्सिमम या मिनिमम पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि ये आपका जो असोल्ट था उससे कम जो है हीनियस टाइप्स का है, इतना गंभीर ये अपराध नहीं, क्योंकि इसमें पेनिट्रेटिव वर्ड यूज नहीं हुआ है। और साथ ही साथ बट फाइन यहाँ पर हर चीज़ में मैंडेटरी है। अब आपका ये सेक्शन 3 से शुरू होकर 12 पर एक चैप्टर जो है 2 आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर शुरू होता है 3, जो बात करता है यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड पनिशमेंट देयरफॉर। यहाँ से देखिए अब जो प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पुटअप होने की संभावनाएं हैं वो मेरा यहाँ इस एक्ट में केवल आपको इतना कराने का पर्पज़ है जो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो सेक्शन और सजाओं पर किया, तो वहीं से आपको क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ तो पोर्नोग्राफी वाली चीज़ें यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पुटअप होने लगे हैं, क्योंकि एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो चीज़ हम बहुत कम पढ़ते हैं, छोड़ जाते हैं, उन चीज़ों से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। साथ ही साथ आप लोग जो है सिनॉप्सिस का यूज़ करें, कैसे, जो हमारी ये माइनर एक्ट होते हैं, माइनर लॉज हैं, इनमें अगर सज़ा का प्रोविज़न है तो आप उनके सिनॉप्सिस बनाएं, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि देखिए सजाओं में हम थोड़ा सा
मिसगाइड हो जाते हैं, एक ऑफेंस की सज़ा को दूसरी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी देखिए सज़ाएं हैं, याद नहीं रख सकते। तो इसका एक ही जरिया है कि छोटे छोटे सिनॉप्सिस बनाएं, उनको बार बार रिवीजन करें, इससे सज़ाएं हमें अच्छे से क्लियर हो जाती है। जो हमारे सामने ऑप्शन आता है तो हमको क्लिक कर जाते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। इस एक्ट में जो संशोधन 2019 में हुआ है और अभी इसमें होने वाला है, क्योंकि हमारे BNS BSA BNSS में जो अमेंडमेंट हुआ उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपका चेंज होगा। जो भी एक्ट इनसे रिलेटेड है सब में आपका संशोधन होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 13, जो बात करता है पोर्नोग्राफी से संबंधित। और इससे संबंधित जो आपके सेक्शंस आपको पोर्नोग्राफी से रिलेटेड मिलेंगे वो मिलेंगे आपके 3, 13, 14 और 15, ठीक है। सेक्शन 13 जो है वो बात करता है कि जो अश्लील प्रयोजन है, जो पोर्नोग्राफिक पर्पस हैं, उनके लिए बच्चे का यूज करना। तो कैसे कैसे आप यूज करोगे, देखिए किन किन पर्पस, कौन कौन से उद्देश्यों से आप बच्चे का यूज कर रहे हो। यानी कि यहाँ पर सेक्शन 13 में दिया हुआ है कि अगर आप इन उद्देश्यों से बच्चे का यूज कर रहे हो तो वो पोर्नोग्राफी कहलाया जाएगा, पोर्नोग्राफी पर्पस की कैटेगरी में आएगा। कैसे, देखिए, जो कोई किसी बच्चे का मीडिया के, जिसमें कि आपका टेलीविज़न चैनल, इंटरनेट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रूप या मुद्रित रूप प्रसारित कार्यक्रम, विज्ञापन, चाहे ऐसे कार्यक्रम या विज्ञापन का आशय व्यक्तिगत उपयोग या वितरण के लिए हो या नहीं हो, शामिल किया जाएगा। अगर आप बच्चे का इनमें से किसी भी तरीके से यूज़ कर रहे हो, चाहे आप उसका पर्सनली यूज़ या वितरण करने की इंटेंशन शामिल नहीं है, फिर भी वो जो है यहाँ पर पोर्नोग्राफी की कैटेगरी में आएगा। किसी रूप में ऐसे लैंगिक पारितोषण के प्रयोजनों के लिए उपयोग करता है जो आपके निम्नलिखित हैं। अब आप ऊपर वाली चीज़ें किस लिए यूज़ कर रहे हो, ताकि बच्चे की जननेंद्रियों का प्रदर्शन करना, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ ए चाइल्ड। बच्चे के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनका क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। किसी बच्चे का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्यों में कर रहे हो, यूज ऑफ अ चाइल्ड एंगेज इन रियल और सिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट विद और विदाउट पेनिट्रेटिव। तीसरा कह रहे हैं कि किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्ण प्रदर्शन कर रहे हो, द इंडिसेंट और ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, एक्सप्लेनेशन। इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी बालक का उपयोग पद में अश्लील सामग्री को तैयार करना, उत्पादन, प्रस्थापन, ये सारी चीज़ें आप जो यहाँ से रीड कर लेना, बट ज़्यादा फिलहाल फोकस नहीं देना है, फोकस देना है मेन चीज़ों पर। यहाँ पर मेन आपका क्या आएगा, सेक्शन 14, जिसमें 2019 में संशोधन करके परिवर्तन कर दिया गया है। यहाँ पर सेक्शन 13 ने तो आपको पोर्नोग्राफिक पर्पस के बारे में बताया है। सेक्शन 14 जो है उसकी पनिशमेंट की बात करता है। पनिशमेंट में क्या है, देखिए, जो कोई पोर्नोग्राफी पर्पस के लिए किसी बच्चे, ठीक है, या किसी एक बालक का बालकों का यूज करता है तो वो 5 साल से लेकर के और वह जुर्माने का भी दायी होगा। यानी कि मिनिमम 5 इयर्स की पनिशमेंट होगी, साथ ही फाइन भी होगा। और फिर यदि ये तो पहली वाली दोष सिद्धि से संबंधित है, परंतु यदि वह व्यक्ति जो है बाद में फिर जो है दोष कोई ऐसा काम करता है पोर्नोग्राफी पर्पस से, तो दूसरी बार में 7 साल तक की पनिशमेंट से कम नहीं होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर सेक्शन नंबर 15 कि बालकों को संलिप्त करने वाली अश्लील सामग्री के भंडारकरण के लिए दंड, ठीक है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है उस प्रकार की जो सामग्री है जो पोर्नोग्राफी से संबंधित है, ठीक है, उसका क्या कर रहा है, उसका भंडारकरण कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है, पोर्नोग्राफिक मटेरियल का वो क्या कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है उसको, तो पनिशमेंट कितनी होगी, देखिए यहाँ पर, जो कोई भी व्यक्ति बालक संबंधी पोर्नोग्राफिक मटेरियल को साझा करता है या प्रेषित यानी कि सेंड करने की इंटेंशन से क्या कर रहा है, उसको स्टोरेज कर रहा है, किंतु उसे नष्ट करने या अभिगृहित प्राधिकारी जो विहित किया जाए रिपोर्ट करने में वो असफल रह रहा है उस चीज़ के लिए, तो 5,000 रुपये से एन्यूअल यानी कि 5,000 रुपये से कम नहीं होगा का जुर्माना। और अगर बाद में ही ये भी ऐसा काम करता है तो 10,000 रुपये के जुर्माने से वो कम नहीं होगा। नेक्स्ट करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति बच्चे को संलिप्त करने वाली जो है पोर्नोग्राफिक मटेरियल की रिपोर्टिंग के ऐसे प्रयोजन के सिवाय जो विहित किया जाए में न्यायालय में उसका साक्ष्य के रूप में उपयोग करने के सिवाय
किसी भी समय किसी भी रीति में पारेषण या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण करता है तो वह 3 साल तक के कारावास, यानी कि ऊपर तो वो पुलिस को इस प्रकार की चीजें रिपोर्ट करने में असफल रह रहा है, दूसरे में न्यायालय में साक्ष्य देने में असफल रह रहा है, दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो फिर 3 साल की पनिशमेंट और साथ ही साथ मतलब या फिर जुर्माना, दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसमें आपकी तीसरी कंडीशन आती है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी बालक को संलिप्त करने वाली जो पोर्नोग्राफिक मटेरियल होगा उसका वो क्या कर रहा है, कमर्शियल पर्पस के लिए भंडारण कर रहा है। ध्यान रखना इसमें कमर्शियल पर्पस यूज किया गया है। तो अगर पहली बार कन्विक्ट होता है तो 3 साल की सजा जो 5 साल तक हो सकेगी या जुर्माना या दोनों। अगर बाद में इस प्रकार का काम करता है तो 5 साल से लेकर 7 साल तक की पनिशमेंट और साथ ही साथ जुर्माना भी उसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके आज हमने ये सेक्शन 3 तक कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेक्शन जो हमारा 4 स्टार्ट होता है जो अबेटमेंट और प्रयत्न से संबंधित है। यहाँ चैप्टर 4 अबेटमेंट 16, 17 एंड 18 ये 3 ही यहाँ पर धाराएं हैं। और यहाँ पर देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आपको बस याद रखना है कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कौन सा चैप्टर जो है अबेटमेंट और प्रयत्न अटेम्प्ट से संबंधित है, तो वो है आपका चैप्टर 4 16 से लेकर के जो आपका 18 तक चलता है। इसमें मेनली सेक्शन जो है ये हमारा 16, उसमें तो आपको ये केवल दुष्प्रेरण के बारे में ही प्रावधान करना है। दुष्प्रेरण वही है जो आप मेनली बीएनएस में पढ़ते हैं सेक्शन 45 में, एंड 107 हम जो पढ़ा करते थे आईपीसी में, तीनों वही कंडीशन है, ठीक है। और वही जो है आपके यहाँ पर चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ठीक है। पहला और दूसरा स्पष्टीकरण भी सेम वही आपका बीएनएस वाला, बट यहाँ पर मेन आपको सेक्शन 15 में तो इतना ही ध्यान रखना है कि 16 के अंदर कि अपराध का दुष्प्रेरण और प्रयत्न कहाँ पर बताया गया है 16 के अंदर। दुष्प्रेरण के लिए दंड जो है वो 17 में, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का अबेटमेंट करता है किसी व्यक्ति को बच्चे के साथ सेक्सुअल ऑफेंस करने के लिए, तो वह उसी दंड से दंडित होगा जिस अपराध के लिए दुष्प्रेरण किया गया है उसी के लिए। और 18 जो है वो बात करता है अटेम्प्ट की पनिशमेंट की। तो अटेम्प्ट की पनिशमेंट भी यहाँ वही बताई गई है कि आजीवन कारावास, यानी कि जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और ऐसे प्रयत्न अपराध करने हेतु कोई कार्य करेगा तो वह अपराध के लिए उपबंधित किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि यदि आजीवन कारावास के आधे तक की या उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास से जिसकी दीर्घतम अवधि है आधे तक की। सीधी सी बात है भैया, अगर 10 साल का है तो 5 साल की पनिशमेंट मिलेगी प्रयत्न के लिए, और अगर आजीवन कारावास है तो आजीवन कारावास का आधा। आजीवन कारावास का आधा अगर आप सेक्शन 6 देखेंगे बीएनएस का तो दंड अवधियों की भिन्नों के संबंध में बात करता है। दंड अवधियों की भिन्नों के संबंध में वो ये कहता है कि आजीवन कारावास का मतलब 20 साल का होगा, तो वहां उस सेक्शन को रखने का पर्पस अटेम्प्ट वाले मैटर्स में ही होगा। तो अटेम्प्ट वाले मैटर्स में जो आजीवन कारावास का आधा निकाला जाएगा वो 20 साल के कारावास से निकाला जाएगा। इसका मतलब प्रयत्न वाले मैटर्स में जो है सजा होगी 10 साल, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर 5 जो बात करता है मामलों की जो रिपोर्ट है उसके लिए प्रक्रिया, यानी कि पॉक्सो से संबंधित जो केसेस हैं तो जो रिपोर्ट है उनका प्रोसीजर क्या होगा और रिपोर्ट किसको दी जाएगी। चैप्टर 5 जो है ये 19 से लेकर के 23 तक की बात करता है, यानी कि 19 से 23 तक जो है मामलों की रिपोर्ट के लिए प्रक्रिया के संबंध में बात की, प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 19 ये बात करता है कि जो अपराध हैं उनकी रिपोर्टिंग किसके समक्ष की जाएगी। तो जैसा आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए दंड प्रक्रिया संहिता, तो सीधी सी बात अब यहाँ पर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मैं किसी बात के होते हुए भी कोई मतलब सीधी सी बात है कि किसी भी व्यक्ति को यदि आशंका हो रही है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो आप अपराध पढ़ चुके हों उनके किए जाने की संभावना है या उनके संबंध में कोई जानकारी रखता है कि ऐसा अपराध किया गया है, तो वो निम्नलिखित को जानकारी उपलब्ध कराएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ से प्री में क्वेश्चन पुटअप होता है। अगर आप लोग एमसीक्यू लगा रहे होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपने देखे होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही पूछा जाता है कि वह इस प्रकार के अपराध के होने की संभावना, यदि अपराध हो चुका है और जानकारी रखने वाला व्यक्ति इसकी इन्फॉर्मेशन किसको देगा, तो जो विशेष किशोर पुलिस यूनिट होगी, द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, और जो लोकल पुलिस होगी उसको जो है इसकी इन्फॉर्मेशन देगा। और फिर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो दी गई रिपोर्ट है उसमें एक प्रविष्टि संख्या अंकित होगी, वो रिकॉर्ड की जाएगी, सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और पुलिस यूनिट द्वारा रखी जाने वाली जो पुस्तिका है उसमें उसको इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ इस रिपोर्ट को सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग बालक द्वारा की गई है,
रिपोर्ट बालक द्वारा की गई है उसे सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एक सिंपल सरल लैंग्वेज में रिकॉर्ड करेंगे जिससे बच्चा उस कंटेंट्स को आसानी से समझ सके, ठीक है। या फिर यदि बच्चा वो लैंग्वेज ऐसी है, कंटेंट्स ऐसा है लैंग्वेज का जिसे बच्चा नहीं समझ पा रहा है, समझने में असफल रहता है, तो फिर जो द्विभाषा होगा, इंटरप्रिटेटर होगा जो उसकी एबिलिटीज़ रखता है या फिर अनुभव रखता है या फीस के संदाय पर जो भी चीज़ें विहित इंक्लूड की जाएं, कभी भी आवश्यक हो उस बच्चे को उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी चीज़ आती है वो आता है आपका सबसेक्शन 5 जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये कहना चाहता है कि जब विशेष जो किशोर पुलिस यूनिट है या फिर जो लोकल पुलिस है उसको ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि उस बालक को जिसके अगेंस्ट अपराध किया गया है, जिसके अगेंस्ट अपराध किया गया, जो पीड़ित है, उसे देखरेख और संरक्षण की ज़रूरत है, तब जब वो रिपोर्ट की गई है उस रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर कारणों को रिकॉर्ड करने के बाद उस बच्चे को ऐसी देखरेख में या ऐसे संरक्षण में, जैसे कि निकट कोई घर हो और अस्पताल हो, उसमें भर्ती कराया जाने की तुरंत व्यवस्था होनी चाहिए, तुरंत व्यवस्था। तो यहाँ पर मेन चीज़ें ये है कि जब विशेष किशोर पुलिस यूनिट स्थानीय पुलिस को सेटिस्फेक्शन हो जाए तो बच्चे की जो देखरेख और सुरक्षा से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो कितने समय के अंदर होनी चाहिए, तो रिपोर्ट के 24 घंटे के भीतर तुरंत व्यवस्था होनी चाहिए। ये भी वर्ड आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर मामला किसको प्रस्तुत करना है, तो देखिए जो पुलिस यूनिट है, किशोर पुलिस यूनिट है, जो स्थानीय पुलिस है, वो बिना किसी विलंब के 24 घंटे की अवधि के भीतर मामले को या तो बालक कल्याण समिति को या फिर विशेष न्यायालय को, अगर मानो कोई विशेष न्यायालय नहीं है तो फिशेशन कोर्ट को क्या करेगी, रिपोर्ट करेगी, वो बच्चे की देखरेख और संरक्षण के लिए आवश्यकता और इस संबंध में उपाय भी करे, ठीक है। नेक्स्ट बाकी, और यहाँ पर इसका सबसेक्शन 6 भी इम्पोर्टेंट, 7 भी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई इस उपधारा 1 के अकॉर्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन जो है सद्भावना पूर्वक दी गई है तब किसी व्यक्ति द्वारा सिविल या दंडिक दायित्व उपगत नहीं होता। मतलब किसी व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि भाई बच्चे के अगेंस्ट कोई ऑफेंस होने वाला है बट नहीं होता, बट वो तो गुड फेथ में इन्फॉर्मेशन दे रहा था ना, तो अब उस व्यक्ति के अगेंस्ट किसी प्रकार की सिविल या क्रिमिनल जो है दायित्व एराइज नहीं होगा, ठीक है, अगर गुड फेथ में ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 20 जो आपको केवल ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका टाइटल ही सफिशिएंट है कि मामले को रिपोर्ट करने के लिए मीडिया स्टूडियो और फोटो चित्रण सुविधाओं की बाउंडेशन ऑब्लिगेशन के संबंध में प्रावधान सेक्शन 20 में है। उसके बाद आता है सेक्शन 21। सेक्शन 21 में भी आपको केवल पनिशमेंट याद रखनी है, बट ध्यान रखनी है कि अगर जो सेक्शन 19 या फिर 20 के अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट की बात है, अगर व्यक्ति उस रिपोर्ट को देने में असफल रहता है, भाई आपको पता है कि वहाँ पर किसी बच्चे के साथ कोई ऑफेंस होने वाला है, संभावना है, या फिर ऑफेंस हुआ है, फिर भी आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो सेक्शन 21 अब ये कहता है तो वह व्यक्ति जो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन देने में असफल रहता है वह 6 महीने के कारावास या फिर जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये पनिशमेंट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर वो कोई कंपनी या निगम है तो उसमें पनिशमेंट जो है कितनी होगी, 1 वर्ष तक की हो सकेगी। और प्लस यहाँ पर जुर्माना साथ है, वहाँ पर जुर्माना ऑप्शनली है, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर है, बट यहाँ पर और वर्ड लग गया तो यानी कि एंड इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर जुर्माना जो है मैंडेटरी होगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा सेक्शन 21 के प्रोविजंस किसी बालक को लागू नहीं होंगे, ये भी बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 22 जो ये बात करता है, भाई यहाँ हम रिपोर्ट की बात तो कर रहे हैं, बट एक तो बात हो कि आप गुड फेथ में आप जो है रिपोर्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि ऐसा ऑफेंस होने वाला है, बट कभी कभी कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से अपनी जो है रंजिश कंप्लीट करने के लिए उसके खिलाफ झूठी सूचना देता है, तो उसके संबंध में जो है यहाँ पर सेक्शन जो है 22 इंक्लूड किया गया है कि मिथ्या परिवाद या फिर मिथ्या सूचना के लिए पनिशमेंट कितनी होगी। तो यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अगेंस्ट धारा 3, 5, 7, 9 के अकॉर्डिंग जो ऑफेंसेस हैं उनके किए जाने का है तो झूठा परिवाद कर रहा है या झूठी सूचना दे रहा है ताकि सामने वाले व्यक्ति को अपमानित किया जा सके, उसे उद्यापित करने के लिए, धमकाने के लिए, उसकी डिफेमेशन करने के आशय से कर रहा है, तो फिर उसको 6 महीने तक का कारावास होगा या फिर जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। आपको सजा पर खास ध्यान यहाँ पर देना है, सीधा टाइटल पर भी देना है,
ठीक है। और अगर इस प्रकार का मिथ्या परिवाद या सूचना बच्चे द्वारा उपलब्ध कराई गई है तो उस पर कोई दंड अधिरोपित नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि धारा 22 के अंतर्गत कोई मिथ्या परिवाद या सूचना जो है बच्चे के द्वारा दी गई है तो उस पर कितनी पनिशमेंट होगी, 6 महीने 1 साल, या कोई दंड का अधिरोपण नहीं होगा। तो कोई दंड का अधिरोपण जो है नहीं होने वाला है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो कोई बालक नहीं होते, देखो बच्चा नहीं है वो, और क्योंकि बच्चे को तो यहाँ पर उन्हें छूट दे दी, कोई व्यक्ति बालक नहीं है, किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद करेगा, मिथ्या सूचना उसको मिथ्या जानते हुए उपलब्ध कराएगा, उसको पता है। यहाँ पर अब देखिए ये चीज़ें नेग्लेक्ट हो गई हैं सेक्शन के अंतर्गत, तो उसको 1 साल तक का जो है कारावास यहाँ पर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 23, आपका टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है 23 का, केवल कि मीडिया के लिए प्रक्रिया किस सेक्शन में दी हुई है, प्रोसीजर फॉर मीडिया सेक्शन 23 रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा आपका यही और कहना ये कहा चाहता है कि जो बच्चा है, बच्चे की किसी प्रकार का आप डिस्क्लोज नहीं करोगे उसकी आइडेंटिटी का, ये यहाँ पर बात जो है सीधे सीधे की गई है। बस आपको इसका ये ध्यान रखना है कि अगर मीडिया के लिए प्रोसीजर 23 के अंतर्गत दिया हुआ है बट फिर भी अगर वो बच्चे की आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उसके लिए 6 महीने की सजा जो 1 साल तक की हो सकेगी या जुर्माना। बट इतना आपको यहाँ पर यही दोनों चीज़ें जो है सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा शुरू हो जाता है चैप्टर नंबर 6 जो बताता है अब कि बच्चों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के संबंध में प्रावधान। ये आपका चलेगा सेक्शन 24 से 27 तक। तो यहाँ पर भी हम केवल आपको वही चीज़ें बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, एक्स्ट्रा पूरा एक्ट नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम पर आप बिल्कुल जो चीज़ें पढ़ के जाएंगे, ध्यान रखिएगा पोक्सो में से आपसे जितने भी क्वेश्चन लगने वाले हैं इसी के अंदर से लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा एक्ट हम जब रीड करते हैं हम शुरुआत से करते हैं, लास्ट टाइम पर हम केवल क्रीमी लेयर पढ़ते हैं जो केवल जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावनाएं होती हैं। तो सीधी सी बात आपको यहाँ ये रखनी है कि बच्चे के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना सेक्शन 24 बात करता है, और बच्चे के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर चैप्टर 6 के अंतर्गत दिया हुआ है। तो यहाँ पर बच्चे का जो रिकॉर्ड है उसके निवास स्थान पर या ऐसी जगह पर जहाँ पर ऑर्डिनरी यानी कि साधारणतः वो निवास करता है या उसकी पसंद के किसी भी स्थान पर किया जाएगा, बट कौन करेगा, जो करेगा वो निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर की पंक्ति से नीचे का नहीं हो, और वो कोई महिला पुलिस अधिकारी ही होनी चाहिए, वो अपनी वर्दी में नहीं होनी चाहिए, और जो एक्यूज्ड है इन्वेस्टिगेशन करते समय केस की जो एक्यूज्ड है वो बच्चे के संपर्क में नहीं आना चाहिए, ये भी बातें ध्यान रखनी चाहिए। और बालक को अगर किसी भी रीजन से आप पुलिस स्टेशन पर ले गए हो तो रात में आप उसको वहाँ पर नहीं रख सकते हो। ये चीज़ें यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन लेगा, क्या सिंपल वर्दी में लेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन 25 जो बात करता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथनों को रिकॉर्ड किया जाना। तो आप लोग जानते हैं सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 164 में जो हम पढ़ते थे, ठीक है, और अब हम जो 183 में पढ़ते थे, जो पुराने केसेस है वो अभी 164 के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। यहाँ पर ये बात कहना चाहते हैं कि बच्चे का जो स्टेटमेंट है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि आपका 164 सीआरपीसी के अंतर्गत दिया हुआ है, बट आप यहाँ साथ के साथ लिख लो 183 बीएनएस। और यहाँ पर जो ये पुलिस रिपोर्ट की बात की गई है 173 ये आपका हो चुका है 193, ये बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। 173 की जगह आपका हो चुका है 193, और 270 की जगह हो चुका आपका 2230, ठीक। तो ये आप यहाँ से इंक्लूड कर लेना वो, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो है पुलिस रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट दी जाती है, और साथ ही साथ 207 के अंतर्गत जो है डॉक्यूमेंट्स की प्रति संलग्न कराई जाती है। बट ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अभिलिखित किए जाने वाले कथन के समय अतिरिक्त साक्ष्य, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट आते हैं 27 पर जो बात करता है बच्चे की चिकित्सकीय परीक्षा। तो बच्चे की चिकित्सकीय परीक्षा किसके अकॉर्डिंग की जाएगी, 164A, और अगर हम बात करें 184 BNSS, यानी कि जहां आपने देखा था कि जो महिलाएं होती हैं रेप विक्टिम महिलाएं होती हैं उनकी जहां पर मेडिकल होती है उसी के अकॉर्डिंग बच्चों की जाएगी, ठीक है। महिला आर्टिकल सेक्शन आप यहाँ देख लीजिएगा, साथ ही साथ डॉक्टर महिला होनी चाहिए, और उस चिकित्सक के परीक्षा बालक के माता पिता किसी भी ऐसे व्यक्ति की प्रेजेंट में हो जिस पर बच्चा भरोसा करता है, विश्वास रखता हो। आप बच्चे का मेडिकल अकेले में नहीं कर सकते, चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशल कोर्स आता है, हमारा चैप्टर जो है ये 7 चैप्टर आता है, क्योंकि 9 चैप्टर हमारे इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। हम आ गए 7 चैप्टर पर, जिसमें आपके सेक्शन दिए हुए हैं 28, 29, 30, यानी कि 32
यहाँ पर आपको जो पढ़ने के लिए मिलेगा 28 से 32 तक पढ़ने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आता है चैप्टर 7 स्पेशल कोर्ट्स। ठीक है, चैप्टर 7 है स्पेशल कोर्ट्स। ये आपके लिए बात करता है, देखिए, विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना, स्पेशल कोर्ट्स को। अब वो कौन सी, अब तक हमने सारी चीज़ें देख ली कि बच्चों के अगेंस्ट होने वाले कौन कौन से ऑफेंसेस होंगे, उनका अबेटमेंट भी देख लिया, अटेम्प्ट भी देख लिया, उनकी रिपोर्ट भी देख ली, और उनका जो उसके जो स्टेटमेंट है उनको रिकॉर्ड करने से संबंधित प्रोसीजर भी हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई मामला किस कोर्ट में चलेगा, तो यहाँ पर सेक्शन 28 सीधी बात कहता है कि स्पेशल कोर्ट्स जिनको अभिहित किया गया है, डेजिग्नेटेड किया गया है, तो वो कौन सा कोर्ट होगा और कौन बनाएगी। सबसे पहले तो देखिए त्वरित विचार, इनमें जो है स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, और साथ ही साथ इन मामलों में स्पीडी ट्रायल के प्रयोजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेट गवर्नमेंट उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगी पहले, फिर उसके बाद अपने गजट में एक नोटिफिकेशन निकालेगी, और उस जिले के अंदर जो इस प्रकार के ऑफेंसेस होते हैं उनका ट्रायल करने के लिए सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट के रूप में डेजिग्नेटेड करेगी। तो यहाँ सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि विशेष न्यायालय का प्रावधान कहाँ पर है, 228 में बताया गया है। विशेष न्यायालय को कौन स्थापित करेगा, कौन बनाएगा, तो वैसे एस्टेब्लिशमेंट नहीं शुरू के तरीके से, मतलब किसी भी जो पहले से एग्जिस्ट अस्तित्व में है कोर्ट, उसको स्पेशल कोर्ट का दर्जा कौन देगी, राज्य सरकार देगी, परंतु उस वो जिला जिस राज्य के अंदर है उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से, और स्पेशल कोर्ट जो है सेशन कोर्ट को ही बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अलग से कोर्ट ये नहीं होते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर यही चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो होने वाली है कि स्पेशल कोर्ट्स कौन सा होगा। उसके बाद यहाँ पर एक आपका सबसेक्शन 3 यहाँ पर इस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी उस अधिनियम की धारा 67B के अधीन अपराधों का जहां तक कि वे किसी कृत्य या व्यवहार या रीति में बालकों को चित्रित करने वाली कोई भी लैंगिक सामग्री, प्रकटन सामग्री के प्रकाशन या पारेषण से संबंधित बालकों का ऑनलाइन दुरुपयोग सुकर बनाते विचारण करने की अधिकारिता होगी। यानी कि इन सभी मामलों में जो है की जाएगी स्पेशल कोर्ट्स को। ठीक है, साथ में ये सेक्शन आपको ध्यान रखना है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा की बात की गई, 67B की, ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चीज़ें भी, ये सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर, ये सेक्शन भी आपका ज़रूरी नहीं है 30 वाला भी, बट इनके केवल आप टाइटल ज़रूर याद रख लें 29 एंड 30 का प्लीज़, क्योंकि कभी कभी जो है ये चीज़ें यहाँ से आ जाती हैं। ठीक है, बाकी 31 का भी आपके लिए देखिए यहाँ पर टाइटल ही जो है ज़रूरी है कि विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का लागू होना। ठीक है, यानी कि स्पेशल कोर्ट्स के समक्ष, यानी कि स्पेशल कोर्ट्स को ना आपका कोर्ट ऑफ सेशन है, अब उसके समक्ष जो पोक्सो वाले प्रोसीडिंग चलेंगी उनमें कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग लागू होंगी, तो CRPC के अकॉर्डिंग ही लागू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 32 जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि विशेष लोक अभियोजक कौन होगा। ठीक है, कौन, किसकी बात कर रहे हैं, विशेष लोक अभियोजक की, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। यानी कि सबसे पहले तो यही बात याद रखनी है कि सेक्शन 32 के अंतर्गत दिया हुआ है, साथ ही साथ इसके संबंध में नोटिफिकेट पावर किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को है, और कौन बन सकता है कि राज्य सरकार राजपत्र जो गजट है उसमें नोटिफिकेशन करेगी, और उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन यानी कि पोक्सो से संबंधित जो मैटर्स हैं उनका संचालन करने के लिए स्पेशल कोर्ट मतलब कोर्ट ऑफ सेशन के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। तो कौन करेगी, विशेष लोक अभियोजक का पॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और वो कौन होगा, जिसको कम से कम 7 वर्ष तक की अवधि के लिए अधिवक्ता के रूप में जिसने विधि व्यवसाय किया, मतलब उसको 7 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, और इस धारा के अधीन विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति CRPC के अंतर्गत एक लोक अभियोजक समझा जाएगा, जो यहाँ पर मतलब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि विशेष लोक अभियोजक की सेक्शन में दिया हुआ है 32 में कौन अपॉइंट करेगी, राज्य सरकार। एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, लगभग 7, कम से कम 7 साल तक का। नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 8 जो बात करता है कि जो स्पेशल कोर्ट्स होगा उसकी क्या क्या पावर जो है होने वाली हैं।
तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ से इस प्रकार के ज़्यादा जो है क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ से हम आपको जो जो फैक्ट बताएं आपको वहीं से याद करना है। सबसे पहले तो ये आपका टाइटल इंपॉर्टेंट है कि विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ क्या क्या दी हुई हैं। 33 सेक्शन के अंतर्गत कोई विशेष न्यायालय अभियुक्त को विचारण के लिए उसको सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान, ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर या तो परिवाद प्राप्त होने पर पुलिस रिपोर्ट पर ले सके। दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि जो कोर्ट कोग्निजेंस लेगा वो किन किन ग्राउंड्स पर ले सकता है, तो चाहे उसके समक्ष परिवाद किया गया हो या पुलिस रिपोर्ट आए, दोनों पर है ले सकता है। नेक्स्ट आप आइए इसके सबसेक्शन जो है 5 पर। ये कहता है कि विशेष न्यायालय सुनिश्चित करेगा बच्चे को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बार बार नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि 3 में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि न्यायालय आवश्यक समझे तो विचारण के दौरान बालक के लिए बार बार विराम अनुज्ञात कर सकेगा, मतलब बार बार उसको नहीं बुलाएगा। और बच्चा किसके साथ आएगा, कोई भी ऐसे सदस्य परिवार का सदस्य है जो उसका संरक्षक, मित्र या नातेदार की जिसमें बालक का भरोसा और विश्वास हो, न्यायालय में उपस्थिति अनुज्ञात करके बालक के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण वो सृजित कर सकता है। ऐसे बच्चे के साथ ही बालक आएगा, मतलब ऐसे व्यक्ति के साथ ही जो है बालक आने वाला है, उसको बार बार नहीं बुलाया जाएगा। विशेष न्यायालय विचारण के दौरान आक्रामक या बालक के चरित्र को हनन करने संबंधी प्रश्न पूछने की परमिशन नहीं देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सामने वाला जो बच्चे से प्रश्न पूछे उसे बच्चे की डिग्निटी जो है बराबर बनी रहे, ठीक। यानी कि यहाँ पर हर प्रकार के वो उन प्रश्न की बारे में बात कर रहा है जिससे बच्चे का जो है बच्चे की डिग्निटी, उसके संकोच जैसी उसके समक्ष जो है चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ से, तो अब आप लोग जानते हैं नेक्स्ट हमारा सेक्शन 34 जो बात करता है कि बालक द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का निर्धारण करने के मामले में प्रक्रिया। क्योंकि वो देखिए किशोर है, तो अब ऐसी सिचुएशन में बच्चे की जो एज है वो कैसे डिसाइड की जाएगी। तो सेक्शन 34 इसके समय बात करता है कि जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध बच्चे द्वारा किया गया है वह ऐसे बालक पर जो अब आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के उपबंधों के अकॉर्डिंग है जो की जाने वाली है, ठीक है। यदि विशेष न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में इस संबंध में कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति बालक है या नहीं है, तो ऐसे प्रश्न का अवधारण यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए सेक्शन 34 का जो है सबसेक्शन 2 है। यदि एज को लेकर के कोई प्रश्न उठता है कि वह बालक है या नहीं है, बालक मतलब 18 साल से कम है इसका, तो इस प्रश्न का अवधारण विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी व्यक्ति की आयु के बारे में स्वयं समाधान करने के पश्चात ही किया जाएगा और वैसे अवधारण के लिए कारणों को रिकॉर्ड करेगा। यानी कि देखिए एज को डिसाइड करने में जो जो भी फैक्टर्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उसका आवश्यकता उनको मंगाएगा और उसके बाद ही वो आगे का कोई प्रोसीजर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बालक के साक्ष्य को रिकॉर्ड और मामले का निपटारा करने के लिए ड्यूरेशन की यहाँ पर बात की गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 35 के अंतर्गत, कि बच्चे के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के 30 दिन के भीतर रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी कि बच्चे के साक्ष्य को कितने दिन के अंदर रिकॉर्ड करोगे, तो जब कोर्ट कॉन्ग्रिजेंस ले लेगा उससे 30 दिन के भीतर रिकॉर्ड किया जाएगा। और विलंब के लिए अगर विलंब है 30 दिन से ज़्यादा का तो रीज़न दिया जाएगा यदि कोई हो, और विशेष न्यायालय उसको भी रिकॉर्ड करेगा। विशेष न्यायालय यथासंभव अपराध का संज्ञान लिए जाने की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर विचारण पूरा करेगा। तो सेक्शन 35 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें दी हुई हैं कि साक्ष्य कब रिकॉर्ड करेगा, तो कॉग्निजेंस लेने से 30 दिन के भीतर तो उसे साक्ष्य रिकॉर्ड करना होगा और कॉग्निजेंस लेने से 1 साल के भीतर उसे मामला जो है फिनिश कर देना है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस पोर्शन से आपको क्वेश्चन जरूर लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई सीधी सी बात है, जब बच्चा बिना साक्ष्य देगा तो बच्चे का अभियुक्त को नहीं दिखाया जाना, ठीक है। विचारण जो है बंद कमरे में होगा, इन कैमरा होगा, याद रखिएगा। सेक्शन 37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चीज़ आपका टाइटल के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और विशेषज्ञ आदि की भी हेल्प ली जा सकती है। विधि काउंसिल की सहायता लेने का बच्चे का अधिकार है। कतिपय अपराधों में धारा 3 से 13 तक के बंदों का लागू नहीं होना। यहाँ पर ये सेक्शन 41 इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जहाँ पर धारा 3 और 13 तक के जो प्रोविजंस है वो लागू नहीं होंगे।
यानी कि 3 और 13 दोनों को भी इंक्लूड किया जाएगा, तक के उपबंध बालक की चिकित्सकीय परीक्षा या चिकित्सकीय उपचार की दशा में तब लागू नहीं होंगे, तब ऐसी चिकित्सकीय परीक्षा या चिकित्सकीय उपचार उसके माता पिता संरक्षक की सहमति से किए जा रहा हूँ। यदि बच्चे का उपचार उसके माता पिता गार्जियन की कंसर्ट से हो रहा है तो 3 से 13 तक के जो प्रोविजंस है वो लागू नहीं किए जाएंगे। ये सेक्शन जो है 41 में बात की गई है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका अल्टरनेटिव पनिशमेंट। ये आपका केवल सेक्शन के अकॉर्डिंग ज़रूरी है, बाकी ऐसा उसमें कुछ अंदर चीज़ें नहीं दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा सेक्शन आता है 42, जो कहता है कि अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना। ये सीधी बात कहता है कि इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी दूसरी विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में, और किसी असंगति की दशा में इस अधिनियम के उपबंधों का उस असंगति की सीमा तक ऐसी किसी विधि के उपबंधों पर अध्यारोपी प्रभाव रखता है। यानी कि अगर इस अधिनियम के जैसा कोई और चीज़ें किसी एक्ट में दी हुई हैं तो हमारा वहाँ पर जो पोक्सो एक्ट है वो उस पर जो है ओवरराइडिंग रखेगा, प्रभाव इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लोग जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पुटअप नहीं होते। 46 में रूल बनाने की पावर यहाँ पर ध्यान रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति से कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो ये हमारे 9 चैप्टर 46 सेक्शन जो है पॉक्सो एक्ट के हो चुके हैं। आई होप जो देखिए मैं ऐसा नहीं कि मैंने आपको पूरा एक्ट करा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वो चीज़ें जो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आती हैं वो मैंने आपको सारी करा दी हैं। अब आप के पास इतना टाइम तो नहीं है देखिए, बट जो इन फ्यूचर आने वाला कोई भी एग्जाम देंगे पॉक्सो जो प्री या मेन्स में आता है, जैसे हमारे यूपी जुडिशरी में आता है जीएस वाले पोर्शन के अंतर्गत, तो आप वहाँ पर इन सारे फैक्ट्स जो है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 लाइनर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि हमें देखिए स्मार्ट स्टडी करनी होती है, ऐसा नहीं कि हमें तो पूरा पॉक्सो पढ़ना डिक्टो लाइन टू लाइन, तो ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। जहाँ से हमें लग रहा है क्वेश्चन पुट अप लगातार हो सकते हैं, ये चीज़ ऐसे जहाँ से हो सकता है वो चीज़ हमें लगातार पढ़नी चाहिए। थैंक यू।